नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। आजकल उत्तर प्रदेश के, बल्कि कहें कि देश भर के सियासी गलियारों में रामचरितमानस को लेकर दिए गए नेताओं के बयानों से जो विवाद हुआ है वो बहुत सुर्खियों में है। यूपी में इसे लेकर राजनीति बहुत तेज है क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस विवाद को अपने एक बयान से बहुत हवा दे दी है। अखिलेश यादव पर सवाल उठ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव या तो स्वामी प्रसाद मौर्य को बर्खास्त करें, न वरना ये माना जाएगा कि वो भी रामचरितमानस पर जो सवाल उठाए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने, वो उससे सहमत हैं। खास बात यह है कि शिवपाल यादव, समाजवादी पार्टी के एक और कद्दावर नेता, उन्होंने इससे अपना पल्ला झाड़ा है। उन्होंने बयान देते हुए ये कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कुछ कहा है वो पर्सनल कैपेसिटी में है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और उस पर तुर्रा ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर पलट कर कहा है कि भाई मैं तो अपने बयान पर कायम हूँ, जो मैंने कहा है रामचरितमानस को लेकर, जो मैंने सवाल उठाए हैं रामचरितमानस की चौपाई पर, मैं उन पर कायम रहूँगा। तो ऐसे में अखिलेश यादव चुप क्यों हैं? वो इस पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं दे रहे? ये सवाल जब बार बार उठ रहा है तो सवाल ये उठता है इस पर कि क्या अखिलेश यादव को इसमें हिंदुत्व की राजनीति को जाति से तोड़ने का कोई पोटेंशियल नज़र आ रहा है, कि कोई उन्हें किरण दिख रही है कि भाई ये बीजेपी का जो हिंदुत्व की राजनीति का जो छाता है उसे इस तरह से इस जाति की राजनीति से तोड़ा जाए? क्या वो इस पूरी कंट्रोवर्सी में ये एक पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल बन गया है अखिलेश यादव की चुप्पी को लेकर। तो अखिलेश यादव की ये चुप्पी रणनीति है, मजबूरी है, प्लान है, राजनीति है, क्या है? इसका जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं उनमें शामिल हैं कबूल अहमद, वरिष्ठ पत्रकार, आजतक.in के कंटेंट एडिटर हैं। सैयद कासिम साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक पांडे जी, आलोक जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अमीश राय यूपी तक.in वेबसाइट के एडिटर हैं। मैं पहला सवाल अपने मेहमानों के पास लेकर जाऊं, उससे पहले मैं आपको सुनवाता हूं कि शिवपाल यादव ने, जब बार बार उनकी पार्टी पर सवाल उठे तो शिवपाल यादव ने क्या कहा और फिर उसके जवाब में उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरह अपने बयान पर कायम रहे। सुनिए जरा। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्श पर चलने वाले लोग हैं। अपमानित करने का काम किया गया है, उस अंश को निकालने की बात की, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उस पर स्टैंड है, आप स्टैंड है उस पर? आप अपने बयान पर स्टैंड? हमने जो बयान 2 दिन पहले दिया, आज भी मैं उस पर कायम हूँ। यादव कह रहे हैं कि भाई हम तो कृष्ण और राम को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य छाती ठोक के कह रहे हैं 2 दिन पहले जो बयान दिया था मैं उस पर कायम हूं। कबूल अहमद, सबसे पहले मैं आपसे ही जवाब लेना चाहूँगा कि अखिलेश यादव की चुप्पी अपनी पार्टी के एक बड़े नेता से जो विवाद के बयान से जो विवाद हुआ है उस पर अखिलेश यादव की चुप्पी कोई मजबूरी है या फिर कोई रणनीति? अखिलेश यादव की मजबूरी है। अखिलेष यादव दरअसल वैचारिक स्तर पे बहुत ही कंफ्यूज लीडर के तौर पे हैं और वो आज से नहीं, हमेशा से वो तय नहीं कर पाते हमें किस धारा के साथ चलना है। कभी वो जो है बात करते हैं समाजवाद और लोहियावादी के साथ साथ अम्बेडकरवादी नेता को लेके चलने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ वो फिर सॉफ्ट हिंदुत्व को लेके चलते हैं। अब अखिलेश यादव ये स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद अभी वो तय नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनके पार्टी के एक लॉबी जो है खुल के और जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में खड़ी है। लेकिन वो लॉबी ऐसी है जो समाजवादी पार्टी में अपर क्लास की लीडरशिप है, खासतौर से ठाकुर और ब्राह्मण लीडरशिप है, वो थोड़ा सा मुखर है। दूसरी तरफ जो है अभी जो खासतौर से समाजवादी नेता हैं जो और अम्बेडकरवादी नेता हैं जो वैचारिक तौर पे बहुत वो हैं, वो जो और खासतौर से सामाजिक न्याय के पैरोकार के तौर पे जिन्हें जाना जाता है, वो जो नेता हैं वो इस मुद्दे पे दबी जुबान से ही, लेकिन वो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में खड़े। अब अखिलेश यादव ये कसमकस में है कि जो उन्होंने एक कोशिश कर रहे हैं सर्वजन नेता के बनने की,
उसमें कहीं अगर वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो थोड़ा बहुत ठाकुर और ब्राह्मण वोटर आया है उनके साथ, वो कहीं ना कहीं चला जाए, वापस न चला जाए। इस कसमकस की स्थिति में है। लेकिन अखिलेश यादव ये भूल रहे हैं कि जिस दिन उन्होंने अंबेडकरवादी नेताओं को लेके चलने का फैसला किया है, तो वो रास्ते के जो कील काटे हैं उसको तो सामना करना ही पड़ेगा। और अगर नहीं करते हैं और खुल के नहीं आते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर खास तौर से जो उनकी अपोजिशन पार्टी है बसपा, उसको एक और मौका मिल जाएगा आक्रमण करने का। मुझे लगता है कि और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेके वो अगर कोई एक्शन लेते हैं तो मुझे लगता है उनके लिए कहीं, और ये खास तौर से बसपा के लिए एक राजनीतिक तौर पे अखिलेश यादव पे जो है खास तौर से कमेंट करने का, टारगेट करने का, निशाना साधने का एक मौका मायावती के हाथ लग जाएगा और इस पूरी राजनीति का मायावती बेनिफिट उठा ले जाएंगी। तो यही वजह है कि अखिलेश अभी दो धारा पे चल रहे हैं। एक तरफ वो अपने नेताओं के जरिए, जो अपर क्लास की लीडरशिप है उसके जरिए ये मैसेज दे रहे हैं कि देखिए, वो नेताओं को मुखर है, वो मनोज पांडे हो या राकेश प्रताप सिंह हो या फिर उनकी और पार्टी के जो ऋचा सिंह हैं या संतोष पांडे हैं, वो जो नेता हैं, वो नेता जो है इस मुद्दे पे लेके उसको बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी राम और कृष्ण की है। यहाँ तक कि शिवपाल यादव ने भी इसी बात को कहा। अब समाजवादी पार्टी ये तय करे कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी को ये तय करना है कि वो समाजवादी पार्टी राम और कृष्ण की पार्टी है या फिर लोहिया और अंबेडकर की पार्टी है। ये तय करना अब उनके लिए चुनौती है। दूसरी तरफ खास तौर से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रेशर के साथ इन पे दबाव बना रही है, उस नैरेटिव में कहीं अखिलेश यादव फंसते हुए मुझे दिख रहे हैं, जबकि ये नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए इनके पास बहुत अच्छा मौका है। जो केशव प्रसाद मौर्य जो उनसे इस पे सवाल पूछ रहे हैं, स्टैंड क्लियर करने की बात कर रहे हैं, वो क्या अखिलेश यादव उस चौपाई के जरिए केशव प्रसाद मौर्य को नहीं घेर सकते हैं। लेकिन यही होता है, जब आप वैचारिक स्तर पे कमजोर होते हैं तो आपको अपने सामने वाले के सामना जो करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए आपके पास कुछ सूझता नहीं है। यही चीज उनके साथ 2022 के चुनाव में रही है, जिसका अंजाम उन्होंने भोगा। और मुझे लगता है फिर उसी ऊहापोह की स्थिति में अखिलेश यादव हैं। इसलिए अखिलेश यादव कसमकस की स्थिति में है। वो जरूर जो है मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, एक ओबीसी घर में पैदा हुए हैं, बार बार ओबीसी की बात करते हैं। जब बात ओबीसी और दलित की आती है, जब उनके मुद्दों की बात आती है, तब वो उस पर शांत हो जाते हैं। चुनाव से पहले जाति जनगणना की बातें बहुत कर रहे थे अखिलेश यादव, जाति जनगणना की बातें होनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आता है तो जातिगत जनगणना गायब हो जाती है। तब वो भगवान परशुराम की जो है फरसा लेके खड़े रहते हैं। तो ये जो कसमकस की स्थिति है, यही अखिलेश यादव के लिए सियासी तौर पे सबसे बड़ी परेशानी है और यही जो है उनके लिए चिंता का सबब है। और वो इस दो धारा पे चल रहे हैं। इन दो धाराओं में वो तय नहीं कर पा रहे हैं किस धारा में चलना है। जी कबूल भाई, आपने तो अखिलेश जी को अच्छे से घेर लिया, लेकिन कासिम सर, ये सवाल तो बनता है ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो विचारधारा थी रही है, वो आज की तो कोई विचारधारा है नहीं। वो इस विचार पर दशकों, मतलब उनकी पूरी राजनीति ही यही है और वो खुद भी बौद्धिस्ट हैं। तो जो और अंबेडकरवादी राजनीति वो करते रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब वो अखिलेश यादव उन्हें अपनी पार्टी में ले रहे थे, तो अखिलेश तो इस चीज के लिए तैयार रहे होंगे कि ऐसे बयान स्वामी प्रसाद मौर्य देंगे। अब ऐसी स्थिति में जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर अपनी टिप्पणी दे चुके हैं और पूरा भाजपा एक तरीके से हमलावर है स्वामी प्रसाद मौर्य पर, इवन AIMIM के नेता हमलावर है स्वामी प्रसाद मौर्य पर। वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक सम्मानित एक पूजनीय ग्रंथ का अपमान किया है। तो अखिलेश यादव की जो खामोशी, जो सवाल कबूल भाई से हमने लिया, वही सवाल फिर मैं आपसे भी लेता हूं कि अखिलेश यादव की खामोशी ये रणनीति है या वो दुविधा में फंस गए हैं कि भाई किसका सपोर्ट करें, क्योंकि दोनों तरफ तो खतरा है। मैं कबूल भाई के साथ जाऊंगा, रणनीति नहीं है, मजबूरी है। अब ऐसा है ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने स्टैंड पे कायम रहेंगे, अपना बयान वापस नहीं लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य आज इन्होंने इतना कहा है, कल आप उनको छेड़छाड़ उनके साथ कीजिएगा तो वो और आगे बढ़ जाएंगे, बेक्लब का अंगूठा मांगने लगेंगे। इस तरह की बातें वो करने लगेंगे क्योंकि उसी स्कूल से निकल के वो आते हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव के साथ दुविधा ये है कि हम, जैसा कि कुबल ने पूरा उस परिदृश्य को समझाया, मैं इसको थोड़ा और ब्रॉड करना चाहूंगा।
देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जानते हैं कि हम जो राजनीति कर रहे हैं उसमें हमने हमारे लोग जो निकल के चले गए हैं उसके पीछे हिंदुत्व था, और हिंदुत्व की वजह से वो हमको छोड़ के चले गए। 2014 के बाद से 10 साल हो गए हैं। इन 10 सालों में कोई भी पार्टी जो है अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रही है मोदी के मुकाबले में। इससे पहले 1990-91 में जब राम लहर थी और बहुत जबरदस्त राम लहर थी, तो उसके आगे एक ढाल की तरह मंडल खड़ा था, और मंडल ने उस लहर को रोक दिया था काफी हद तक। बिहार में लालू की सरकार बन गई थी, उत्तर प्रदेश में जनता दल, उस जमाने का जनता दल जो जनता दल था अजीत सिंह वाला, उसको 89 सीटें मिल गई थी, मुलायम सिंह को 27 सीटें मिल गई थी, बसपा को 12 सीटें मिल गई थी, कांग्रेस भी थी, और सब मिला के उतना बहुमत कल्याण सिंह को भी नहीं मिला था, क्योंकि मंडल ने उस आंधी को रोका था। जब मोदी का उदय हुआ तो मोदी पिछड़ा बन के आए, और पिछड़ा बन के आके और उसमें हिंदुत्व का तड़का लगा के, या हिंदुत्व की पूरी उस पे आप फील्ड मान लीजिए खिचड़ी में तड़का पिछड़े का लगा के, तो दोनों चीजें लेके आए। तो ये जो सारे दल थे इनके पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ बचा कहाँ बिहार में। वो अलग बात है, नीतीश भाजपा के साथ रहे, लेकिन भाजपा का साथ छोड़ा, लालू के साथ आए, फिर भाजपा के साथ गए। लेकिन नीतीश और लालू का जो सामाजिक न्याय का मूवमेंट था, वो उस जमाने से आज तक आप ये देखिएगा तो सरकारें इनके पास ही नहीं, या नीतीश या लालू, या नीतीश या लालू। अब आप आइए, इन लोगों का जो ये चाहते क्या, ये चाहते हैं कि हम इसको तमिलनाडु के पैटर्न पे ले जाएं। ये वाला जो अम्बेडकराइस्ट जो लोग हैं, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, लालजी वर्मा हैं, रामचंद्र राजभर हैं, जे सरोज हैं, त्रिभुवन दत्त हैं, आर.के. चौधरी हैं, और उसके बाद बलिराम जी का परिवार है। ये सारे लोग आप देखिएगा तो जो बहुजन मूवमेंट से निकले हुए लोग इनके यहाँ आए हैं, इनकी पार्टी। और वो जिले भी आप देखिएगा जहां पे समाजवादी पार्टी ने स्वीप किया है, वो जिले वही हैं जहां बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग। आप पूरब से आते हैं, खूब जानते हैं, पूर्वांचल का यादव जो होता है वो सामाजिक न्याय का पचधर होता है। वो चाहे आजमगढ़ का हो, चाहे जौनपुर का हो, चाहे गाजीपुर का हो, चाहे मऊ का हो, इस तरफ के अम्बेडकर नगर का हो, तो आप देखिएगा कि उधर के यादव में और इधर जो यादव बेल्ट है, काऊ बेल्ट जिसे कहा जाता है, अखिलेश, दोनों के यादव मतदाताओं में बड़ा अंतर है वोट करने के पैटर्न में और तरीकों में। जौनपुर में तो बाकायदा यादवों का एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, और उन लोग जो है अपनी शादियां वगैरह बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से कराते हैं, और पेरियार ललई यादव के फॉलोवर है। उसके पीछे का गणित जो है, अब वहां की जो नतीजे हैं वो अखिलेश यादव को मजबूर करते हैं कि हाँ ये बात तो सही करें। जब ये मूवमेंट, जो इस मूवमेंट के लोग जाते हैं, बताते हैं देखिए जहां पे थे वहां पे इन लोगों ने स्वीप कर दिया। फिर अखिलेश यादव जो अपने क्षेत्र में देखते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, तो उनको लगता है कि तो अखिलेश यादव को, आज मेरी एक समाजवादी पार्टी के नेता से बात हो रही थी जो अम्बेडकराइस्ट मूवमेंट से निकले हुए हैं, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पढ़े लिखे लीडर थे, विदेश में पढ़े थे, उन्होंने जात तोड़ो समाज जोड़ो के नाम पे शादी भी जो की एक गैर यादव में की, और उसके बाद अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री आवास छोड़ते हैं तो उनके मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो ये बातें अखिलेश यादव से जब कही जाती हैं कि आप चाहे जितने पढ़ लिख जाइए, चाहे जितने आप शादी की कहीं और कर ले, लेकिन आप शूद्र हैं। तो ये अखिलेश दुविधा में है कि अब हम क्या करें। अखिलेश की लाइन, जैसे उन्होंने 2022 में जो लाइन पकड़ी थी, सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन थी, मुसलमानों से दूर रहे लेकिन मुसलमानों का पूरा वोट किया, वो बात भी इनके सामने रखी जाती है कि यादव को आपको मिल गया, मुसलमानों को आपको मिल गया, लेकिन ब्राह्मण आपका 94-95% भारतीय जनता पार्टी में चला गया। तो वो मायावती के साथ नहीं गया, सतीश मिश्रा घूमते रहे, आप पर फरसा लेकर डलते रहे, आपके साथ नहीं गया, वो चला गया भाजपा में, तो अब क्यों आएगा। तो वो इस दुविधा की स्थिति में, अगर शिवपाल यादव ने बयान दिया, मैं तो इसे इस तरह देखता हूँ अमीश भाई, कि शिवपाल ने कह दिया कि उनके निजी विचार है, उसके बाद फिर पलट के स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया मैं अपने बयान पे कायम हूं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अखिलेश यादव ने अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य से इस बयान के बारे में कुछ नहीं कहा है। अगर कहा होता तो कम से कम रिपीट न करते स्वामी प्रसाद मौर्य कि नहीं मैं कायम हूं। तो ये दुविधा की स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी भी, अगर आप भाजपा के पेज पे, मैंने आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के पेज पे देखा है, भाजपा ने भी अपने पेज पे लिखा अखिलेश अपनी स्थिति स्पष्ट करें। वो जो भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती थी, वो हमलावर भारतीय जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य पे नहीं दिखाई दे रही, कि उसके फ्रंटल संगठन या दूसरे जो उनके सहयोगी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, युवा वाणी, इस टाइप के लोग, वो तो हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पे भाजपा भी उस तरह से हमलावर नहीं है, चूंकि वो इस खाई को बढ़ाना नहीं चाहती, क्योंकि बढ़ेगी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जिस स्कूल के छात्र हैं वहां से फिर इससे ज्यादा बातें, क्योंकि अभी उन्होंने रामचरितमानस या भगवान राम या किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की, जो जवाब आ रहे हैं वो अजीब से हैं, चाहे शिवपाल हो या कोई हो। उन्होंने रामचरितमानस की 2 चौपाइयों की बात की है, उन 2 चौपाइयों के साथ बात करके उन्होंने अपनी बात की है। आप पूरी अगर उसमें भगवान राम को और उनको सब अगर लेके आएंगे अपने जवाबों में, तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। मुझे लगता है
कि अखिलेश यादव अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा बुला के इसके खिलाफ बोलेंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं। और अगर माइक आईडी सामने लग जाए और कहीं चलते चलते कोई बात कर दी तो वो मानी नहीं जाएगी, जैसे शिवपाल ने भी चलते चलते कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पे अगर कॉल की जाएगी तब तो लगेगा कि इस मुद्दे को लेके अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी या उनके प्रवक्ता आ रहे हैं। लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कॉल हो रही है, ऐसे ही बात की जा रही है, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव दुविधा में, और इससे वो नकद भी करना चाहते हैं। जैसे राजनीति में कहा जाता है ना कि मौका अच्छा है, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान का नफा नुकसान देख लिया जाए, तो वो नफा नुकसान देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो जो कबूल भाई कह रहे थे और जो कुमार अभिषेक भाई ने कल किया है, कुमार अभिषेक भाई के कल के यूपी का जो साथ वो प्रोग्राम करते हैं, मैं वो प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने कहा था क्या अखिलेश यादव इस बयान से फायदा लेना चाहते हैं? मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इस बयान से फायदा भी लेना चाहते हैं, और इस बयान के खिलाफ बोल के या उसके पक्ष में बोल के वो अपनी जो छवि है उनकी, अखिलेश यादव ने एक अलग तरह से बनाई है सर्व समाज की और एक युवा नेता की, और इस तरह उस छवि को बचाए रखना चाहते हैं, और साथ में चाहते हैं कि पिछड़ा भी हमसे जुड़ जाए। जी आलोक जी, मैं यही कासिम साहब ने जो आखिर में कहा ना, मैं यही कासिम साहब ने उसको दुविधा बताया, कबूल भाई ने उसको मजबूरी बताया अखिलेश यादव की, लेकिन वो जो आखिर में बात की फायदा भी लेना चाहते हैं, तो कहीं ऐसा क्यों मतलब ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अखिलेश यादव बहुत ही चतुराई से, ये बिल्कुल प्लानिंग है उनकी कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मतलब मैं इस पर ये सस्पेंस बना के रखूँगा अपनी राय का, और ये सीधा सीधा ये जाति की पॉलिटिक्स को इससे बढ़ावा मिलेगा और वो हमें फ़ायदा करेगी, क्योंकि जिस चौपाई का जिक्र कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उसमें ओबीसी की तो बात नहीं है ना, जो कल कबूल भाई ने कही थी, तो वो लेकिन वो अपने बयानों में ये कह रहे हैं कि ओबीसी का भी अपमान है, दलित का भी अपमान है। तो अखिलेश यादव की ये रणनीति क्यों नहीं हो सकती? मैं तो इसे रणनीति मानूंगा, कंफ्यूज नहीं, मेरा अपना मानना है, कंफ्यूज नहीं, वेट एंड वॉच करें, देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट तक जाने देते हैं इस बात को, अगर लाभ मिलेगा तो हम उसमें आगे बढ़ेंगे, और अगर लगेगा हाथ जल गया तो पीछे नहीं, उंगली छू के देख लेते हैं पानी गर्म में, पूरा थोड़ा हाथ डाल देते हैं। और मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान अखिलेश यादव की पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। इसका मेरा अपना एनालिसिस ये है कि अगर वो 1990 वाला प्रयोग, 92 वाला प्रयोग, जाति प्रयोग करेंगे तो बार बार समाज एक जगह नहीं रहता, समाज गतिशील होता है। उस तरह का जाति विभाजन जो मंडल से आया था, वो मंडल के प्रभाव अब कमजोर होने लगे हैं। आप देखिए नौकरियां कितनी बची, समाज उस तरह से विभाजित उतना नहीं है। 2014 के बाद से जो भारतीय समाज है, खासकर जो हिंदू समाज है, वो उस तरह से डिवाइडेड नहीं जो 90, 92, 93 में था। उसके कारण अपने ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां खुद उत्तरदायी हैं। जब भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश में माइनॉरिटीज को, स्पेशली मुसलमानों को सबसे ज्यादा अधिकार है, अब उसका एक्शन का रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी कैसे कराती है, और वो कहती है कि भाई क्यों माइनॉरिटी को विशेषाधिकार क्यों है? भाई भारत के संविधान में कहाँ लिखा है कि माइनॉरिटी को सब दे दिया जाए? तो भारत का प्रधानमंत्री, यानी कांग्रेस की सरकारें हो या पूर्व की जो भी दलीय सरकार, क्षेत्रीय दल की सरकार है, वो सब उत्तरदायी हैं हिंदुओं को पोलराइज करने में। और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं को पुचकारा कि भाई हम ही है आपकी रक्षा करने वाले, दूसरे तो हिंदुओं की बात करते नहीं। सेकुलरिज्म का अर्थ भारतीय समाज में, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में तो यही रहा ना कि मुसलमानों का समर्थन, हिंदुओं का विरोध। भारतीय जनता पार्टी ने उसको कैश किया, अब वो जाकर के हिंदुत्व एक वोट बैंक हो गया। अन्य पार्टियों को कभी ये उम्मीद नहीं थी कि हिंदू इस तरह से यूनाइट होकर 2014 में वोट दे देगा। अब इनको लगा 14 में दे दिया तो दे दिया, 19 में नहीं देगा, अब 19 में दे दिया, अब 19 का लगा कि आगे नहीं देगा। लेकिन 2024 की जो विपक्ष की रणनीति है, उसमें बीजेपी तो कहीं भी के सामने वो लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो उन्होंने प्लान्ड तरीके से हिंदुओं को तोड़ने के लिए एक बिहार से जो चीज चली वो उत्तर प्रदेश में आ गई। ये बहुत प्लान करके, वेल प्लानिंग के साथ में है कि नहीं तो दोबारा वो नहीं कहते कि अपने बयान में हम कायम रहेंगे। और आज जैसे दिन में मीडिया में चला कि अखिलेश जी नाराज हैं, तो ये डाल दिया गया है कि दोनों तरफ खेलेंगे हम। अगर बहुत नुकसान होते दिखेगा तो उनके ऊपर कुछ कहा जाएगा, और नुकसान होते नहीं दिखेगा तो हिंदुत्व की पिच को जातीय पिच से तोड़ा जाएगा। ये एक प्रयोग है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अखिलेश यादव उतने कंफ्यूज नेता नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उस तरह से रोका है। अगर थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी चूक जाती तो उत्तर प्रदेश में शायद सपा की सरकार होती।
आप अपने दम पे, जब उसमें शिवपाल चाचा भी नहीं थे, घर में लड़ाई चल रही थी उनकी, उसके बाद भी अखिलेश जी ने बहुत अपना नेतृत्व तो दिखाया है। तो इसलिए मैं उन्हें कंफ्यूज नेता तो कतई नहीं मानता, और उनकी रणनीति की तरफ मैं ज्यादा जाना चाहूंगा। वो प्लान कर रहे हैं, 1-2 दिन में खुद ही उसके चीजें सामने हो सकता है निकल कर बाहर आ जाए। जी तो कबूल भाई, जैसा कि प्लान कर रहे हैं, और लेकिन दोनों बातें कहीं कि समाज उस तरीके से अब विभाजित नहीं है और इसका फायदा भी नहीं होगा। मैं सीधा सीधा आपसे पूछता हूं, मान लीजिए कि दुविधा है, राजनीति है, इस पर हमने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन अखिलेश यादव का जो रवैया है वो प्लानिंग है चाहे दुविधा है, इससे उनकी पार्टी को फायदा होता देख रहे हैं या नुकसान होता देख रहे हैं? बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये टैग अपने ऊपर से हटाया है या नहीं, या अभी नहीं भी हटाया है कि भाई ये जो 2022 के विधानसभा में तमाम मुस्लिम जो हैं वो अखिलेश के साथ हैं, ये एक जो पोलराइजेशन की वजह बनी थी, शायद वो धीरे धीरे उससे हटना भी चाहते हैं। तो ये रवैया जो है, इस पर आपको क्या फायदा होता दिख रहा है कि नुकसान होता दिख रहा है? देखिए, अखिलेश यादव जिस स्थिति में खड़े हैं उससे तो अखिलेश यादव को नुकसान ही होगा। पहली बात, नुकसान वो इसलिए होगा कि अखिलेश यादव जो है, जो ये कसमकस की स्थिति होती है ना, उसमें आप जब जो किसी भी आदमी 2 नाव पे सवार होता है तो वो सफर तय नहीं कर पाता, मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है, और उसमें उसका अपना ही नुकसान हो जाता है। तो दरअसल अखिलेश यादव, अभी आलोक जी कह रहे थे कि समाज बदल गया है, समाज हिंदुत्व की धारा में आ गया है। निश्चित तौर पे हिंदुत्व की धारा में आ गया है, 1990 में भी आया है, निश्चित तौर पे 1990 के बाद 3 दशक। तो इसलिए तो और वजह बनती है ना इन पार्टियों के पास कि भाई उसे तोड़ने के लिए कुछ करें। अब वही बता रहा हूं मैं। आप देखिए, अगर ये धारा आई है तो भारतीय जनता पार्टी आखिर बिहार में अपनी जड़ें क्यों नहीं जमा पा रही? भारतीय जनता पार्टी बिहार में तमाम सियासी प्रयोग करके देख लिया है, लेकिन बिहार में जड़ें नहीं जमा पा रही। उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि बिहार की सियासत बहुत कुछ जात के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। मंडल कमीशन के बाद 3 दशक का दौर गुजर चुका है। ये बात सच है कि वो जो असर 90 के दशक में था वो आज नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर आप सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पे जाएंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी से कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आज समाजवादी पार्टी में वो नेता मुखर हैं जो नेता खासतौर से ब्राह्मणवादी विचारधारा के पैरोकार हैं, चाहे वो मनोज पांडे हों या राकेश प्रताप सिंह हों या जो भी समाजवादी पार्टी में इस वक्त बात कर रहा है, वो उससे इर्द गिर्द सिमटा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी से आप अगर लड़ेंगे और ब्राह्मणवादी विचारधारा के साथ लड़ेंगे, यही मनोज पांडे हैं जो ऊंचाहार में तो ब्राह्मण इनको वोट दे देता है, लेकिन रायवीर सदर में जहां इनका घर का वोट है, इनका बूथ है, वही समाजवादी पार्टी 10 वोट पाती है महज, जबकि इनके घर में 15 वोट है, खानदान में उन्हीं पाती है। तो ये समझना होगा मनोज है कि ब्राह्मण जो वोट देता है वो वोट जो है अपने नेता को देता है। समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव में कितने नेताओं को टिकट दिया ब्राह्मण की? सिर्फ महज 5 जीत के आए। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव इसलिए नहीं जीते कि वो सर्जन के नेता थे, अखिलेश यादव और इसलिए नहीं जीते कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पे चल रहे थे। अखिलेश यादव इसलिए जीते कि उन्होंने एक जाति अलायंस बना रखा था, जातियों नेताओं को जाति राजनीतिक दलों के साथ मिलके एक गठबंधन बनाया था जो जाति आधार वाले रहे हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या अनुप्रिय पल्लवी पटेल हो या महान दल के केशव प्रसाद मौर्य देव मौर्य हो या फिर चौहान हो, तो ये तमाम नेता या फिर बसपा या सपा भाजपा से जो नेता आए थे वो सब जाति आधार वाले नेता थे। तो वो जाति आधार के ही अलायंस पे बना चुनाव। ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर से लेके तमाम जगह पे जहां पे भारतीय जनता पार्टी हारी है वो जाट के गोलबंदी के कारण ही हारी है। अगर उस वक्त मुझे याद है कि योगी आदित्यनाथ जी लगातार चुनाव से पहले 80-20 का नारा दे रहे थे, लेकिन यही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिस दिन शामिल होते हैं और शामिल होने के बाद जब नारा देते हैं 85-15 और 15 में भी हमारी हिस्सेदारी, उसके बाद से लेके आज तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुंह से 80-20 का नारा नहीं निकला। लेकिन अखिलेश यादव उस राजनीति में नहीं तय कर पाए। अखिलेश यादव दरअसल फरसा लेके चल रहे थे। जब अखिलेश यादव फरसा लेके चलेंगे, ये अखिलेश यादव को समझना होगा कि आज वो दौर नहीं रह गया कि ब्राह्मण और ठाकुर आपके साथ आ जाएगा। आज वो जब उसका घर जो है रंग पुत के तैयार हो गया है तो तुम्हारे यहाँ किराएदार बन के नहीं रहेगा, उसका खुद का घर आज भारतीय जनता पार्टी में तैयार है। भारतीय जनता पार्टी में आज भी अगर आप राजनीति देखें, वो भले ही अभी कह रहे थे आलोक भाई कि हमारे कि वो राजनीति खत्म हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी जो टिकटों का वितरण है या तमाम चीजें हैं उसमें जाति कॉम्बिनेशन देखती है,
संगठन के तौर पे भी वो देखती है कि अपने है, तो ये पूरी एक सोशल इंजीनियरिंग बनाती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने ये बात जरूर है कि बदले हुए माहौल में तमाम जातियों को हिंदुत्व की छत्र छाया में लाई है, लेकिन आज जो जातियां आई हैं हिंदुत्व की छात्र के नीचे, हिंदुत्व के नाम पे, लेकिन आज वो उनको लग रहा है और वो उसको तोड़ने का एक ही जरिया है, और वो जरिया जो है कास्ट कॉम्बिनेशन है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि क्या जो रामचरितमानस में जिस बात को स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाया है, क्या भारतीय जनता पार्टी उस चौपाई से सहमत है, या आलोक भाई भी सहमत है कि क्या शूद्र और नारी जो है वो किस लिए, खाली पीटने के लिए बनी है? अगर इसी पे बात होगी तो ये एक ऐसा चौपाई है जहां पे भारतीय जनता पार्टी। मैं रोकूंगा इस जगह पर। धर्म के मैटर में आप इस तरह से जब बात करेंगे तो मेरी धार्मिक भावनाएं आहत होगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है। नहीं, हम इसकी पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं आलोक जी, हम वोट की पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं प्योरली, हमारा फोकस क्लियर है। हम यहाँ पे आलोक जी मैं मुसलमान होकर बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए जर्नलिस्ट होकर बात कर रहा हूँ, और जो देख रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए नहीं कबूल जी, फिर ये बात आएगी केवल रामायण नहीं, फिर बाइबल पे भी बात हो, कबूल भाई मेरी गुजारिश है कि देखिए हम इसमें हमें नहीं पढ़ना, हम प्योर इसकी वोट की पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ। मैं एक सवाल ले लेता हूँ, बात की दिशा ही थोड़ी सी बदल जाएगी। ये सवाल मैं कासिम सर से लेता हूं। जो बात कबूल भाई आप कह रहे थे कि या कासिम सर ने भी उस बात पर तवज्जो दिया कि कैसे मंडल बनाम कमंडल की सियासत हुई और उस सियासत ने 90 की राजनीति को बदला, और कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उसी सियासत की उपज के नेता है, उसी सियासत से मतलब खुद को रिलेट करते हैं। लेकिन कासिम सर सवाल तो ये है ना कि समाज तो 90 के दशक का है नहीं, जैसा कि आलोक जी कह रहे थे कि समाज तो गतिशील समाज है, वो बदला है काफी ज्यादा, और वोटिंग पैटर्न भी हम लोग देख रहे हैं। आपने खुद कोट किया कि 93-94% ब्राह्मण बीजेपी को वोट कर रहा है। तो और 90 के समय में मुलायम सिंह यादव थे, लालू प्रसाद यादव थे, इस कद के नेता थे जो चीजों को जो एक लंबी समाजवादी परंपरा से निकले हुए लोग थे और जिनकी अपील और जिनकी थ्योरी लोगों को समझ में आती थी और लोग करते थे, तो उस समय तो वो लोग कामयाब हो गए। लेकिन आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव भी उसी कद के हैं, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव की तरह, की अगर इस राजनीति पर चलेंगे जो राजनीति स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो राजनीति अखिलेश यादव कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में? पहली बात। और दूसरी बात कि क्या ये राजनीति कर पाए भी तो अगर वो खामोशी से चुप्पी भी रहे और कहे कि दोनों तरफ काम फायदा उठा ले, तो क्या ब्राह्मण उनको वोट कर देगा? मुझे नहीं लगता है अखिलेश सफलता के साथ इसको अंजाम दे पाएंगे अमीश भाई। और रही बात ब्राह्मण वोट दे देगा, तो ब्राह्मण ने जब विधानसभा में वोट नहीं दिया था तो मोदी के चुनाव में तो हरगिज नहीं देगा उसको। उस सब तो जाना सोचना ही, उस पर चर्चा ही करना बेमानी है, और मैं नहीं समझता हूँ कि उस पर चर्चा की जानती। आलोक जी से तो एक जगह पे असहमत हूँ कि ये बिहार से नहीं चला है, ये बिहार से नहीं चला है, ये स्टालिन के तमिलनाडु से आता है, ये करुणानिधि के तमिलनाडु से आता है, ये जयललिता के तमिलनाडु से आता है। तमिलनाडु का जो एक वो पेरियार स्टेट है, और वो पेरियार के फॉर्मूले को उन्होंने ऐसा पकड़ा हुआ है कि आज ईडब्ल्यूएस के कोटे 10% का अगर कहीं विरोध सबसे ज्यादा, और जिसने लागू नहीं किया है तो स्टालिन है। तो वो राजनीति एकदम स्पष्ट उनकी एक लाइन है। तो ये तमिलनाडु से चल के बिहार में, और बिहार में तो ये बहुत पुराना है। और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव में बहुत फर्क है। तेजस्वी यादव ने खुद को साबित किया है, 3 चुनाव उन्होंने जो लड़े हैं उनकी सीट भी बढ़ी है, और वो अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन के मामला न होता, इतनी सीटें ना देनी जाती तो शायद हम लोग वहां के नतीजे कुछ और भी देखते। खैर वो एक अलग इश्यूज पे बाद में बात हो सकती है। लेकिन मुद्दा जो है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, मुद्दा यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अखिलेश खड़े होंगे या पीछे से सपोर्ट करेंगे। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इस करेज के लीडर नहीं है। पहली बात तो अखिलेश ने खुद को आज तक बैकवर्ड साबित ही नहीं किया अमीश भाई। बिल्कुल ये स्पष्ट लाइन है कि अखिलेश यादव बैकवर्ड अपने को ना कभी प्रूव किया है ना किया है, पर यह है कि बैकवर्ड नेता है, मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं। हालांकि कासिम सर 2017 का चुनाव जब अखिलेश यादव हार गए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं पिछड़ा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, जब वो खर्च होया गया, जब कालिदास मार धुला, तब उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं भाई आज भी कह रहा हूँ, आज भी अखिलेश यादव बैकवर्डों के नेता खुद को नहीं बताते हैं, ना खुद को बैकवर्ड नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आप तेजस्वी में पाएंगे। जैसे आज डॉक्टर चंद्रशेखर की का मामला बिहार से लीजिए, हम लोग यूपी तक कर रहे हैं लेकिन बिहार इसमें जोड़ना जरूरी। डॉक्टर चंद्रशेखर ने जो भी कहा मंत्रिमंडल में बने हुए हैं,
हद यह है कि आरजेडी के ऑफिस के बाहर उन चौपाइयों को लिख के उसको वहां पे बाहर उसकी होर्डिंग लगा दी गई और 3-4 दिन लगी रही, उसको हटाया भी नहीं गया। इससे क्या प्रतीत होता है कि तेजस्वी यादव उस लाइन के साथ हैं जो डॉक्टर चंद्रशेखर की है। अखिलेश यादव इतना करिश्मा नहीं करते। कासिम भाई, इससे भी ज्यादा बात ये कि आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष जो है चंद्रशेखर के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी बात मैं वही कह रहा हूं, देखिए बिहार की राजनीति में और तेजस्वी यादव और अखिलेश में जो सवाल अमीश भाई आपने किया है, अखिलेश यादव न खुद पिछड़े वर्ग के नेता खुद को साबित कर पाए हैं, न पिछले इश्यूज पे बोल पाए हैं। इसमें एक नई चीज मैं जोड़ता हूं, अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी की घटक दल है, अपना दल एस भारतीय जनता पार्टी की घटक दल है। केंद्र में अनुप्रिया पटेल मंत्री हैं, प्रदेश में उनके पति मंत्री हैं। सबकी बात छोड़िए, अनुप्रिया पटेल से आप स्वामी प्रसाद की निंदा या खंडन करवा दीजिए, मुझे लगता है कि इसमें भी फेल हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं करा पाएगी, क्योंकि उनकी लाइन भी वही है जो उनकी है। और सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो अभी तो खाली चौपाइयों की बात की है, उन्होंने तो जब गौरी गणेश की बात की थी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको गले लगाया, कैबिनेट भी बनाया, मंत्री भी बनाया, सब कुछ रहे, वहां बने रहे। संजय निषाद ने भगवान राम के बारे में टिप्पणी की है और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं, कैबिनेट में है। ओम प्रकाश राजभर जिस तरह की बातें करते रहते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, तो ये चीज देखिए, इसको भारतीय जनता पार्टी अब न पहले वाली भारतीय जनता पार्टी, न समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह या लालू यादव या तेजस्वी या रामविलास पासवान या सामाजिक न्याय या मंडल वाली समाजवादी पार्टी न थी अखिलेश की, न आज है और न भविष्य में मैं उसे देखता हूं। जो बात कबूल भाई ने कही है कि इन सारी राजनीति के पीछे जहां अखिलेश यादव ने स्लिप मारा, अखिलेश यादव जहां इससे पीछे हटे या उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की उस तरह जैसे राम लौटन निषाद के खिलाफ उन्होंने की। राम लौटन निषाद के प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ के, अब इससे समझ लीजिए समाजवादी पार्टी और उसमें पिछड़ा प्रकोष्ठ, भाई इससे अंदाजा लगा लिया समाजवादी पार्टी कितनी पिछड़ा, भाजपा में पिछड़ा प्रकोष्ठ है, सपा में पिछड़ा प्रकोष्ठ है, इससे आप समाजवादी पार्टी का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इस पर नहीं जाना चाहता। तो लौटन निषाद को आपने समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने तत्काल पार्टी से निकाल दिया। आज इतने घंटे नहीं दिन हो गए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अखिलेश का एक ट्वीट भी नहीं आता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव को यह अंदाजा है कि हमारे साथ वो वर्ग जिसका हम नेता बनना चाहते हैं, उसके कुछ नेता हमारे साथ जरूर हैं, लेकिन समाज जो हमारे साथ है, जिसने हमको 111 पहुंचाया है, वो समाज है जिसका प्रतिनिधित्व स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं, लालजी वर्मा करते हैं, पल्लवी पटेल करती हैं, संजय चौहान करते हैं और क्या कहते हैं केशवदेव मौर्य करते हैं। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इसको बैलेंस बनाने में अगर सफल होंगे तो 2024 में वो किसी हद तक अपने आप को उस तरफ ले जा सकते हैं, और अगर इसमें इम्बैलेंस हो गए तो अखिलेश यादव की जगह मायावती इसका भरपूर लाभ लेगी और मायावती तो इससे ज्यादा 4-6 चौपाई और पढ़ देंगी और वो डरती भी नहीं है, ना इस पर कोई उनका समाज। लेकिन 22 के चुनाव में कासिम सर मायावती की रैलियों में भी हर हर महादेव और शंख बजे थे और तमाम चीजें हुई थी। उसी का तो नतीजा आज मायावती लौट गई बहुजन पे। मायावती उस बहुजन पे लौट गई जो काशीराम का बहुजन था। आज मायावती कहीं पे इस तरह की बात नहीं करती। अभी मुंबई का मैं आपको अभी प्रोग्राम खत्म होने के बाद बसपा की एक मीटिंग का वो भेज दूंगा, और वो जो उसमें नारे लग रहे हैं उसको आप सुनिएगा। वो नारे लगे हैं कि मनुवाद का नाश हो, नाश हो, नाश हो। ये बहुजन समाज पार्टी वहां फिर पहुंच गई। तो जो अपना मूल छोड़ता है, देखिए एक चीज समझ लीजिए, राजनीति का उसूल है कि आप अपनी विचारधारा पे अडिग रहिए। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट की थी तब भी अपनी विचारधारा पे थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी तब भी, एनडीए की सरकार थी तब भी उन्होंने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी। वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी हो, माया हो, कोई भी पार्टी हो देश की, स्टालिन अगर कामयाब है तो उसके पीछे उनकी विचारधारा का स्पष्ट रूप से अपनी विचारधारा पे बना रहना। हम यहाँ हिंदू मुसलमान करने के लिए अमीश भाई नहीं बैठे। जो राजनीति में विचारधारा, अखिलेश यादव से मुसलमान इस वक्त क्यों नाराज? उसकी नाराजगी की वजह यह है कि हमने सब कुछ आपको दे दिया और आप किसी इश्यूज पे बोलिएगा नहीं। तो ये कहना, या एक दिन रजत भाई ने इसी प्रोग्राम में कह दिया कि इस वर्ष के अखिलेश यादव के सबसे बड़े निंदक के रूप में उभरे हैं सैयद कासिम। अब बताइए कि अगर आजम खान से वो जेल मिलने नहीं जाते हैं, इस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े नहीं होते हैं, दूसरे मामलात में वो नहीं बोलते, तो वो अगर सैयद कासिम कहते हैं तो निंदक है, तो मैं उसको स्वीकार करता हूं कि मैं निंदक हूं। तो मैं ये कह रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये आपकी साफ गोही पर टिप्पणी की होगी, कर लिया होगा रजत ने, क्योंकि वो आपकी साफ गोही की तो तारीफ करते हैं।
मैं उसको बता रहा हूं। और ये देखिए नीरज जी, मेरा स्पष्ट मानना है, जहां तक मुझे बहुजन की जानकारी है, मेरा अपना तजुर्बा है कि शायद ही पिछले 4 महीने के आप ट्विटर हैंडल उठाइए, दिलीप मंडल, रतन लाल, प्रोफेसर मंडल और क्या कहते हैं मेश्राम के, 4 महीने से ये इशू ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। और अब जाके किसी राजनीतिक नेता ने यहाँ बिहार में डॉक्टर चंद्रशेखर ने इसको बोला है, तो ये मामला यहीं पे नहीं है। इसके बाद अब दूसरे ट्रेंड देखिए जो होने शुरू हुए और तीसरे ट्रेंड जो होने शुरू हुए। तो जो यूनिवर्सिटी से निकले हुए शिक्षित वर्ग है, वो किसी भी समाज का हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, मौर्य हो, यादव हो या किसी भी वर्ग का हो, या अनुसूचित जात में जाटो और क्या कहते हैं पासी, आप देखिएगा कि उनकी टाइमलाइन चेक कीजिएगा तो वहां ये सारी चीजें बहुत तेजी से ट्रेंड कर रही हैं। और ये जो आलोक जी ने कहा कि समय बदल गया, मैं आलोक जी से असहमत हूं। ये चीज भारत की जो ये चीज है ना, जाति, और मैं तो कहता हूं जाति नहीं, अब इसके बाद गोत्र। और मैंने कई चुनाव देखे हैं जहां पे 2 यादव लड़ गए तो एक का देखा गया कि घोसी है कि कमारिया है, अगर कुर्मी 2 लड़ गए तो देखा गया कि कौन सा कुर्मी है। तो अब तो गोत्र भी चलने लगा है। आप तो अमित भाई पूरब से आते हैं, खूब जानते हैं। तो ये चीज बढ़ने वाली, खत्म होने वाली भारत में कम से कम उत्तर प्रदेश में अभी नहीं। जी आलोक जी, ये आप अपनी बात करिएगा, उससे पहले मैं अपने दर्शकों के लिए, हम लोग यूट्यूब पर भी लाइव हैं, ट्विटर फेसबुक पर भी हैं, तो हमने एक पोल भी किया है यूट्यूब पर, लोगों से पूछा है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश जानबूझकर चुप हैं। जवाब हाँ या ना में देना है, और अंत में जब डिबेट हम लोग खत्म करेंगे तो नीरज जी इस पोल का रिजल्ट लोगों को बताएंगे। हम आते हैं आपके पास इस सवाल को लेकर, जैसा सैयद कासिम जी या कबूल अहमद कह रहे थे कि ये एक नैरेटिव जो है वो इनकी बातों से ये निकल कर आया कि एक प्री प्लान तरीके से चल रहा है, जो हिंदुत्व की राजनीति को एक अलग तरीके से जातिगत राजनीति के हिसाब से काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या ये नैरेटिव उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की मदद कर पाएगा? क्योंकि हमने देखा कि ब्राह्मण और सवर्ण वोटर तो अखिलेश यादव के साथ है नहीं। बात तो कासिम जी की ये वाजिब है कि उनके साथ वो वोटर राजभर रहा, उनके साथ यादव रहा, उनके साथ केशवदेव मौर्य का वोटर रहा, उनके साथ पल्लवी पटेल का वोटर रहा, उनका अपना वोटर मुस्लिम और यादव रहा। तो अखिलेश यादव अगर इस पर चुप रहते हैं, या मान लीजिए कल के डेट में फर्ज कीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि उनके ऊपर पीयर प्रेशर तो पड़ ही रहा है, उनके विधायकों के फोन जा रहे हैं जो कह रहे हैं, इवन एक आध प्रवक्ताओं के बयान भी आ गए कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान से वो सहमत नहीं है। इवन शिवपाल यादव, जो कि अब एक तरह से मुलायम सिंह यादव के बाद समाजवादी पार्टी के जो आइडियोलॉग कहिए, शिवपाल यादव भी तो हैं, वो तो उन्होंने तो कहा कि ये पार्टी का बयान ही नहीं है, इसका मतलब कि हम उससे एसोसिएट नहीं करते। तो क्या अखिलेश अपने राजनीतिक पासे को ठीक तरीके से यहाँ फेंक पा रहे हैं? और अगर फेंक पा रहे हैं तो क्या उन्हें फायदा मिलेगा? देखिए, मैं कासिम सर की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि अभी वो गोत्र में जाए, बिल्कुल नहीं जाए। मैं हिंदू हूँ, मैं ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ जी। भारतीय समाज के अंदर ठीक है, जात के आधार पर जो भाई जो जाति ज्यादा होगी वहां उसको मिलेगा चुनाव में। ऐसा तो है नहीं कि मान लो कानपुर में ब्राह्मणों का है तो यहाँ ब्राह्मण ही मेयर हो, बहुत लंबे समय तक बनता है, बहुत लंबे अच्छे ज्यादा समय तक ब्राह्मण मतदाता है, वो देखा जाता है। लेकिन वो एक छोटा इशू है, उसके ऊपर एक चाशनी लगाई जाती है वो धर्म की, और वो बहुत सख्त चाशनी है। भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए कोई नहीं हरा पा रहा है। अब करें विपक्ष इसलिए कंफ्यूज है कि जितनी चालें चल सकता है 10 सालों में उसने सब चला, सब चलने के बाद में भी वो नहीं हरा पाया ना भारतीय जनता पार्टी। तो ये नहीं कि वो कंफ्यूज है, वो कभी इस करोड़ बैठता है, कभी उस करोड़ बैठता है, वो हर चीज करने की कोशिश करता है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का जो कॉस्ट कॉम्बिनेशन के साथ हिंदुत्व का मुद्दा है, तो ऐसा नहीं कॉस्ट। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी कहां सवर्णों की पार्टी रही, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा आज आलोक जी यही सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि आपने जवाब तो आपसे यही पूछना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, इसमें कोई शक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का और सामाजिक सोशल वेलफेयर का ये एक त्रिकोण बनाया हुआ है, ये और एक बड़ा मजबूत त्रिकोण है, पिछले 8 साल से चल रहा है। जहाँ हिंदुत्व नहीं चलता है वहाँ राष्ट्रवाद चल जाता है, जहाँ राष्ट्रवाद नहीं चलता है वहाँ सोशल वेलफेयर, मुफ्त का राशन चल जाता है। वो बात तो प्रूव कर रही है वो अपने रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सवाल ये भी तो उठता है ना, जो बात आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी अब स्वर्णों की पार्टी नहीं है। पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी खुद को बनिए ब्राह्मण ठाकुर की पार्टी के टैग से उठाकर ओबीसी की पार्टी का भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो ऐसी सूरत में
क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दुधारी तलवार नहीं हो सकती है क्या? अब वो खाली अगर बात इस विवाद के जरिए अगर बात पिछड़े और दलित के साथ डिस्क्रिमिनेशन की हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या उस डिस्क्रिमिनेशन के हक में है? ये भी तो एक नैरेटिव सेट हो सकता है ना। तो भारतीय जनता पार्टी भी तो उस दुधारी तलवार में फंस सकती है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी और सपा के पास दो फिक्स कोर वोटर है। सपा के पास मुसलमानों का और भारतीय जनता पार्टी के पास सवर्णों का, उस ब्राह्मणों का भी मान लीजिए। अब ये दोनों छटपटा रहे हैं। मुसलमानों की तो सब अखिलेश कहते तुम दोगे नहीं बेटा तो कहां जाओगे, और बीजेपी सोचती है ये कहां जाएगा। बीजेपी कई नेताओं का बयान है कि बीजेपी और ब्राह्मणों का नेता जो रिलेशन है वो तो पति पत्नी जैसा है, यानी कहां जाओगे, लड़ोगे तो भी हमको दोगे। तो ये जानते हैं कि ये अभी वोटर जैसे अखिलेश यादव जी है या बसपा है, ये लोग ब्राह्मणों का या सवर्णों की बात करें वो केवल छूते ऊपर से, गहराई से अगर इन्हें जोड़ने की कोशिश करें तो मैं अंदर से बताता हूं कि सवर्ण भारतीय जनता पार्टी से सबसे ज्यादा त्रस्त है उत्तर प्रदेश में। लेकिन आप 2 महीने 4 महीने के लिए आते हैं, सवर्णों की बात करते हैं, फिर उसके बैक हो जाते हैं। जरा 2-4 साल टिकिए। तो आप बहुत जल्दी चाहते हैं कि बस अभी हमने 2 महीने सवर्णों की बात करी, अब सवर्ण हमें वोट दे दे। आप ये समझिए, अगर आप इन रियलिटी सर्व समाज के बनना चाहते हैं, दिल से बदलते हैं, तो आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी में सवर्ण वोट बहुत जल्दी घट जाएगा। आप बताइए सवर्णों कितना रिप्रेजेंटेशन है, मिनिस्टेरियल में हो या संगठन में हो, कहीं नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। तो ये ओबीसी है या तो दलित है। लेकिन अब समस्या है कि सवर्ण किस पार्टी में जाए। जिस पार्टी में जाता है उसको छलने का डर होता है कि आर्टिफिशियल लगाव है, चुनाव के समय लगाव पैदा करते हैं, इसलिए सपा को सवर्णों का वोट नहीं मिलता। इस बसपा को मिला था ना एक बार, जब सवर्णों को लगा कि नहीं ये हमें सीरियसली रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जब उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु में हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, मिला नहीं था बसपा को सवर्णों का वोट और ब्राह्मणों का वोट। बसपा ने क्या किया, कानपुर के पास एक तहसील है घाटमपुर में दलित एक्ट के तहत सवर्णों के उत्तर में सबसे ज्यादा मुकदमे बहन जी ने ठोक दिया। अब सोचो, जिस ब्राह्मणों ने आपकी सरकार बनाई सबसे ज्यादा उसके ऊपर तो आपने हर्जन एक्ट ठोक दिए। अब दोबारा क्यों मत देगा? अब आप कहते हो ब्राह्मणों ने हमें वोट नहीं दिया। आप जिसका मत लेते हैं उसका ही उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, दोबारा मत कैसे देगा? और उसका तो विश्वास टूट जाता है। तो जो गैर बीजेपी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, वो सवर्णों के मत में जब भी गंभीर प्रयास करती है, बीएसपी ने गंभीर प्रयास किया था और उसको सवर्णों का मत मिला था। अब आप गंभीर प्रयास करेंगे नहीं, 2 महीने के लिए नकली, बीजेपी कहती है नकली हिंदू है, ये नकली सवर्णवादी है और सवर्णों को मानना पड़ता है, हिंदुओं को मानना पड़ता है। तो ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ पार्टियों को आना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो उन्हें कई मोर्चों पर लड़ना होगा। और आप देखिए सपा ओबीसी लोगों को अपने साथ जोड़ने में कितनी सफल हो रही थी। वो चाहे निकाय चुनाव के आरक्षण को मेटल को लेकर हो, चाहे जाति जनगणना को लेकर के हो, स्वामी इन्होंने मौर्य जी ने जो बयान दे दिया, इसने इनकी इस रणनीति को कहीं के पीछे ढकेल दिया। वरना ओबीसी को लेकर के तो सपा बहुत बढ़िया रणनीति से चल रही थी। अब ओबीसी कितना भी ओबीसी हो, लेकिन रामायण गुटखा तो उसके घर में मिलेगा ना। दलित कितना भी दलितों का एक वर्ग हो सकता है विरोधी, लेकिन दलित के घर में भी रामायण है ना। ओबीसी जितने भी ओबीसी हैं, रामचरितमानस उनके लिए भी पूजनीय है। आप रामचरितमानस के एक लाइन को लेकर देखिए, मैं धर्म का व्याख्याता नहीं हूं, लेकिन मैं अपने धर्म का अगेंस्ट नहीं सुन पाता, तो वो उसको बुरा लगता है। आप कितना भी देखिए, जो लोग ट्विटर में आके कर देते हैं, जो कमेंट करते हैं, वो केवल ओबीसी का एक छोटा सा वर्ग है। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूं, मैं जानता हूं। आप बताइए, यादवों को अब तो कृष्ण के वंशज ही है, भगवान राम को कैसे डिनाई कर सकते हैं आप? नहीं आलोक जी, देखिए आलोक जी, ये आपकी निजी भावना है, लेकिन कौन किसको डिनाई कर सकता है, ये बात सब पे लागू होती है। देखिए बहस अपने दायरे में रहते हुए काबिले बहस तो हर चीज़ है। किसी की भावनाओं को डिस्टर्ब ना करते हुए काबिले बहस हर चीज़ है। शायद पढ़े लिखे समाज का ये एक लक्षण है। हम लोग 21वीं सदी के इस 23वें साल में बैठ के वो बात नहीं कर सकते हैं जो 100 साल पहले करते थे। बात आती है, जो रिएक्शन आता है इसी लाइन पर, जब बहस हो तो संतुलित हो, केवल एक धर्म पर नहीं। तो आप बार लौट के इस पे मैं गुजारिश करूंगा कि आप बताइए। मैं आपसे मैं एक सवाल कर लेता हूं
कि भले ही आपने जो बात कही कि स्वर्ण वोट दे तो किसे दो, लेकिन सवाल मुझे लगता है कि पहले एक पिछले 8 सालों से ओबीसी चर्निंग चल रही थी, ओबीसी लो हैंगिंग फ्रूट नजर आता था, शायद वो बड़े लेवल पे बीजेपी के हिस्से में चला गया है। अब मायावती के कमजोर होने के बाद दलित जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को एक लो हैंगिंग फ्रूट नजर आ रहा है कि ये मायावती से टूटा हुआ जो दलित है, ये अगले चुनाव में शायद अखिलेश यादव को ये लगता है कि इसका बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ चला गया है। अखिलेश यादव कहां सवर्णों के वोट में सैन लगाने की सोच रहे हैं बीजेपी के, वो जानते हैं कि वो वहां से नहीं लगा पाएंगे, लेकिन वो हिस्सा जो ओबीसी का, दलित का बड़ी तादाद में बीजेपी की तरफ गया है, वो तो एक लो हैंगिंग फ्रूट नजर आ रहा है ना विपक्ष होने के नाते अखिलेश यादव को। जी बिल्कुल आ रहा है, और उन्हें प्रयास करना भी चाहिए कि उनके पास वापस लौटे, लेकिन कुछ सकारात्मक बिंदुओं पर, धार्मिक बिंदु के आधार पर जब वो अगर प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद उसका लौटना मुश्किल है। जैसे अभी आरक्षण को मैटर को लेकर जो उन्होंने उठाया, ओबीसी या जाति जनगणना को उठाया, ये एक सकारात्मक बिंदु है। आप इनमें उठाएंगे तो ओबीसी का मत आपको मिलेगा, दलितों का मत आपको मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप धार्मिक बिंदुओं को उठाएंगे वैसे बीजेपी को एक ग्राउंड मिल जाता है, वो धर्म में फिर सब एक हो जाते हैं या एक होने की कोशिश करते हैं। उतने लोग तो एक हो ही जाते हैं कि वो बीजेपी को जिता देते हैं। जी तो जी, अखिलेश जी को इससे नुकसान हो जाता है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, आपका मत अपनी जगह है जी। कासिम भाई, जो बात मैंने आलोक जी से, माफ कीजिएगा कबूल भाई, जो बात पूछी, तो क्या बीजेपी के सामने ये दुविधा नहीं है क्या कि भाई हम अब ओबीसी की पार्टी हो गए हैं, अब हम स्वर्णों की पार्टी तो नहीं रहे हैं, तो अगर ये विवाद जो है वो स्वर्ण बनाम दलित ओब्लिक ओबीसी है, तो बीजेपी को भी तो कहीं नुकसान हो सकता है इससे। मुझे बोलना है जी 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 नीरज भाई, एक चीज मैं थोड़ा सा, आलोक जी की एक बात है, थोड़ा सा उसको मैं बताना चाहूंगा। आलोक भाई ने एक बात कही कि 2007 में बसपा ने को ब्राह्मणों ने बड़ी तादाद में वोट किया, उन्होंने विश्वास जीतने की कोशिश की। तो एक सीएसडीएस का आंकड़ा है 2007 के चुनाव का, उसको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। 2007 का जो सीएसडीएस का आंकड़ा है वो ये कहता है कि बहुजन समाज पार्टी को जो ब्राह्मणों का वोट मिला है वो महज 23% मिला है। 66% वोट उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के पास गया है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जब बसपा की सरकार बनी, सबसे बड़ी संख्या में 1 दर्जन ब्राह्मण मंत्री बनाए गए, जो पिछले 30 साल के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में किसी भी सरकार में ब्राह्मण मंत्री नहीं रहे। एक दो चीज। तीसरी चीज आइए कि अभी भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों के पास, अभी हमारे आलोक भाई ने कहा कुछ नहीं, तो पहली चीज ये है कि अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में बहुत अरसे के बाद इस बार ब्राह्मणों की संख्या बढ़ के 56 हुई है। ठीक है, जिसमें से महज 5 विधायक जो है वो समाजवादी पार्टी से हैं, 1 कांग्रेस से हैं, बाकी सारी जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। 49 विधायक जो है वो राजपूत हैं, जिसमें 4 जो है भारतीय जनता पार्टी से हैं, 1 बसपा से है, 4 सपा से, 4 सपा से, सॉरी, हाँ, और 1 बाकी ये। तो ब्राह्मणों और ठाकुरों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने में बढ़ती है, वो उत्तर प्रदेश में भी दिखता है और बिहार में जब भी होती है आप देखेंगे तो वो नतीजे आपको तब्दील होते दिखेंगे। तो एक बात साफ होती है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी आती है तो अपर क्लास का जो प्रतिनिधित्व होता है वो सरकार में भी बढ़ता है, उसमें भी बढ़ता है। अब दूसरी बात नीरज भाई, जो आपने कहा सवाल है ना, एक बार मुझे रिपीट कर देंगे थोड़ा सा? एक बार जी, मैं कह रहा हूँ कि ये बीजेपी के लिए भी तो दुधारी तलवार हो सकती है ना। निश्चित तौर पे मैं यही बात कह रहा हूँ कि देखिए ना, जब बिहार में आरजेडी जो है, इसी सेम बयान है, कोई ऐसा नहीं डिफरेंट बयान है, उनका बयान तो इससे भी ज्यादा आगे है। अगर चंद्रशेखर के बयान देखें और वो जितने आक्रामक तरीके से, और चंद्रशेखर के बयान पे जिस तरह से आरजेडी मजबूती से खड़ी रही, उन्होंने जब उसकी चौपाइयों की खासतौर से होर्डिंग लगाई, या आरजेडी के नेता जो प्रदेश अध्यक्ष है आपके चंद्रशेखर साथ खड़े हुए, उसके बाद से जो भारतीय जनता पार्टी का जो क्लेवर है वो डाउन हुआ है, उनके जो नेता हैं वो बैकफुट पे गए हैं, और आज बिहार में इस मुद्दे को लेके भारतीय जनता पार्टी शांत हो गई है। आप देखेंगे बिहार में नहीं दिख रहा। अब उत्तर प्रदेश में आई, दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ये बात को नहीं समझ पा रही है अभी, और वो निश्चित तौर पे हो सकता है वो जो मैंने शुरू में कहा कि जो विचारधारा का स्तर है, दरअसल ये देखिए कि सैयद कासिम भाई ने एक बात कही कि जो पार्टी अपने मूल जो सिद्धांत है या विचारधारा उससे जब भटकती है तो उसके साथ क्या असर होता है। जब तक बहुजन समाज पार्टी बहुजनों की पार्टी रही है तब तक बसपा का ग्राफ बढ़ता गया,
जिस दिन वो सर्वजन की नेता बनती है मायावती, उस दिन से बसपा का ग्राफ डाउन होना शुरू हुआ। तो आज तक हासिल ये हुआ कि एक सीट पे एक विधायक के विधानसभा में बचा हुआ है। यही हाल अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव दरअसल वैचारिक तौर पे वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें समाजवाद की धारा पे, अंबेडकरवाद की धारा पे चलना है या फिर हमें सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पे चलना है। दरअसल आप भारतीय जनता पार्टी से अगर आप लड़ना चाहते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पे जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी से कभी नहीं जीत पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से जीतने के लिए आपको आपका अपना फार्मूला होना चाहिए, आपका आधार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी अगर इस मुद्दे पे आक्रामक होती है और उस मुद्दे को वो खास तौर से दलित ओबीसी, जैसे आप देखेंगे मैंने कल क्या कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस मुद्दे को कैसे मोड़ रहे हैं, उसमें आप इस चौपाई में जिस चौपाई को लेकर का जिक्र आ रहा है उसमें ओबीसी का जिक्र तक नहीं है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य उसको बाकायदा ओबीसी का मुद्दा बना रहे हैं। ओबीसी के आरक्षण खत्म होता है, अखिलेश यादव उसमें दलित का आरक्षण नहीं होता, लेकिन अखिलेश यादव उसको दलित से जोड़ देते हैं। तो ये एक प्री प्लान स्ट्रेटजी है और भारतीय जनता पार्टी को आरजेडी की तरह समाजवादी पार्टी उस पर अपने स्टैंड नहीं क्लियर कर पा रही। अगर स्टैंड क्लियर कर ले, आज भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को ओबीसी की हितैषी बनती है, दलित वोटों को लेके वो कोशिश कर रही है, दलितों के हितैषी के तौर पे जिन्हें हिंदुत्व की धारा में एक छतरी के नीचे लाई है, अगर उसको इस मुद्दे पे है तो मैं ये कह सकता हूं कि खास तौर से रामचरितमानस की इस चौपाई के जरिए भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सकता। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी उस चौपाई का जिक्र नहीं कर रही, वो कह रही है कि रामचरितमानस पूरा रामचरितमानस को बना रही है। ये बात मैं सच मैं मानता हूं कि रामचरितमानस हर घर घर में है, गांव गांव में। मैं भी एक गांव से आता हूं, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूं। मैं भी एक सोशलॉजी का समाजशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं। मैं भी समाज के नब्ज को जानता हूं। मेरा काम भी कास्टिज्म पे बहुत अच्छा रहा है। तो मैं आप इस चीज को समझिए कि वो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर हम इस चौपाई का जिक्र करेंगे तो हम घिरेंगे, इसीलिए वो रामचरितमानस का जिक्र कर रही है। जिस तरह से बिहार में प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो है वो रामचरितमानस के साथ साथ जो है मनुस्मृति, बेंच ऑफ थॉट का जिक्र किया, 3 किताबों का जिक्र किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ रामचरितमानस को ही मुद्दा बनाया, क्योंकि न वो बेंच ऑफ थॉट के साथ खड़ी हो सकती है मजबूती से, न मनुस्मृति के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो सकती है आज की तारीख में। अगर मनुस्मृति पे घेरा जाएगा तो भी चीजें हैं। दरअसल ये पूरी लड़ाई दलित वोट के लिए है। उत्तर प्रदेश में दलित वोट, उत्तर प्रदेश में जो मायावती एक अलग तरीके की कॉम्बिनेशन बना रही है, दलितों का एक बड़ा तबका जो 12% वोट है, खासतौर से जाटो, जिसको भारतीय जनता पार्टी भी साधने की कोशिश कर रही है। ये पूरी लड़ाई है कि समाजवादी पार्टी भी उसे अपने खेमे में लाना चाहती है और वो खेमा लाने का उनके पास जरिया अम्बेडकरवाद था, जो अम्बेडकरवादी थे। इसीलिए अखिलेश यादव बार बार अम्बेडकरवादियों का जिक्र कर रहे हैं। साथ साथ सपा में कभी भी जो है मैंने देखा है कि समाजवादी के अखिलेश यादव की एक और बात बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी जब से शुरू हुई है उसमें अम्बेडकर को लेकर इस तरह की कभी लाइन नहीं रही है, लेकिन 2019 के बाद से अखिलेश यादव अम्बेडकर को लेकर आते हैं। आप देखें समाजवादी की धारा में विवेकानंद, एक सवाल कबूल भाई, इसी पर एक आप कर लीजिए कंप्लीट, कि आप देखिए क्या राजनीतिक विचार की क्या कमी है कि आप लंबे समय तक समाजवादी पार्टी होती है। विवेकानंद कभी भी समाजवादी पार्टी के आइडियल में नहीं रहे हैं, अम्बेडकर कभी नहीं, लेकिन समय समय पे अखिलेश यादव उनको जोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को यह लगता है कि हम जो है अगर इन आइडियो को लाएंगे, यूथों को हम वो करेंगे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मोबिलाइज किया है, तो मुझे लगता है अखिलेश यादव इस कोशिश में है। लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पे अपने मूल जो सिद्धांत हैं उससे भटक जा रहे हैं और वो अभी तक अपने लाइन से भटक रहे हैं, और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी की बातों का न सामना कर पा रहे हैं, न उसकी बातों को काउंटर कर पा रहे हैं, और यही जो कंफ्यूजन है अखिलेश यादव का, वही उनको कसमकस में डाल रहा है। मैंने आज ही तमाम नेताओं से बात किया समाजवादी पार्टी के, और खासतौर से मैंने दलित पिछड़े जो नेता हैं उनसे बात किया। वो नेता जो है आज जो है वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव क्लियर करना चाहिए स्टैंड, नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि अखिलेश यादव के पास जो जिन नेताओं से वो घिरे हैं वो वैचारिक रूप से बहुत ही कमजोर लोग हैं, और वो वैचारिक रूप से वो अखिलेश यादव के पास ऐसे नेता नहीं है जो उन्हें माइंड कर सके। जो नेता हैं उन्हें वही हाल है कि क्या कहते हैं, वो एक नारा है ना जो कासिम भाई कहेंगे, तो मुझे लगता है जवानी कुर्बानी वाला, तो वही नेता है। कासिम सर से ही ये फिर बात ले लेता हूँ कबूल भाई कि कासिम सर, लेकिन तमाम बातें अपनी जगह,
अखिलेश यादव का जो जाति का अम्ब्रेला वाला पॉलिटिक्स है वो काम करता नजर तो आया 2022 में। सत्ता उनको नहीं मिली, लेकिन जो 2017 में उनकी स्थिति थी उसके बावजूद उससे वो कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में आ गए। और हमने ये भी देखा कि वो वोटर जो एकदम बीजेपी का हो गया था, जैसे कुर्मी वोटर, वो भी अखिलेश यादव के पक्ष में जाता दिखा, जबकि अपना दल अभी भी बीजेपी के साथ बनी हुई थी। मान लेते हैं कि उसमें अपना दल कृष्णा पटेल गुट का एक अहम भूमिका रही होगी, लेकिन अखिलेश यादव की ये प्रयास तो सर विजिबल है ना कि वो जातियों का ताना बाना बुन रहे हैं, और उसमें इस तरह का तड़का लगेगा तो 2024 में तो फिर अखिलेश को लगता है ये फायदा पहुंचा देंगी चीजें। अमीश भाई, थोड़ा सा इसमें झोल झाल है। इसमें झोल झाल ये है कि जैसे अभी कबूल भाई कह रहे थे ना, वो दलित वोट लाना चाहते हैं। जाटो वोट लाने के लिए आप अम्बेडकर वाहिनी बना के उसको नहीं ला सकते। आप वो जब आपने अम्बेडकर वाहिनी बनाई तो पूछता है कि आपने जब रिजर्वेशन में प्रमोशन का बिल फाड़ा था उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और वो ये कहता है कि आपने हमारे लिए कहाँ कहाँ आंदोलन किए हैं, कहाँ कहाँ आपने नौकरियों के लिए, कहाँ बैकलॉग के लिए, कहाँ आपने क्या किया, और अब आगे आप क्या कर रहे हैं। उसको ये चाहिए। ये नहीं होता है कि हम क्या कहते हैं पिछड़ों का अम्ब्रेला बना लेंगे, राजभर लाएं और क्या कहते हैं संजय निषाद लाएं, और वो इसकी नहीं होती है। आप खुद क्या कर रहे हैं, आप खुद जिस समाज से आते हैं, जिस वर्ग को आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उसका परसेंटेज जो है वो कम है उन लोगों के मुकाबले में जब वो लोग इकट्ठा होते हैं। अभी अभी खबर ये भी आ गई कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा लिख दिया गया हसरतगंज कोतवाली में, और वो मुकदमा लिखवाया है शिवेंद्र मिश्रा जी ने। तो ये भी जो है एक खबर है कि उनको मुकदमा लिख दिया, FIR उनके ऊपर हो गई, हसरतगंज कोतवाली में लिख गई। बात अभी थोड़ा सा अजीब सी हो जाती है, क्योंकि हमारे भाई आलोक भाई ना थोड़ा जज्बाती हैं, वो बड़ी जल्दी गुस्से में आते हैं, वो सोडा बोतल की तरह बिल्कुल अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। हंस के हम लोग तो बहुत पैनल में साथ में रहते हैं, अगर कह दें तो थोड़ा सा देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव को इससे ज्यादा वोट मिला होता सरकार बना लेते अमीश भाई, लेकिन जब वो फरसा लेके टहलने लगे वो वहीं पे वो मतदाता जो स्वामी प्रसाद मौर्य के दिमाग का मतदाता है, जो अम्बेडकराइज्ड मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं, जो अम्बेडकराइज्ड मतदाता है जिसको काशीराम ने तैयार किया है, वो फिर वहीं आ गया कि भाई साहब मैं तो बसपा से छोड़ के जाना चाहता हूँ, बसपा सतीश मिश्रा लेके टहल रही है, और अखिलेश यादव जो है वो फरसा लेके खड़े हो गए। तो ये वैचारिक रूप से जो लोग बचे हुए हैं, बाकी सब गए भाजपा में, जो बिल्कुल जो मैं इस बात से सहमत हूँ पांडे जी की, कि बाकी गए। जो वैचारिक रूप से अम्बेडकराइस्ट हैं, जो वैचारिक रूप से पिछड़े हैं, जो वैचारिक रूप से वो लोग हैं जो अपनी शादी विवाह में अब जो है गौतम बुद्ध का कार्ड पे फोटो छापते हैं और क्या कहते हैं ब्राह्मण से अपना विवाह नहीं कराते हैं बल्कि खुद ही पढ़ते हैं। ऐसे तमाम कार्ड आप कहिएगा तो मैं आपको परंपरा शुरू हुई है जी। मैं आपको कार्ड सैकड़ों कार्ड आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, तमाम कार्ड जिस तरह की शादी के आते हैं जो लोग देते हैं। और ये मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सुल्तानपुर में अपने नानिहाल गया हुआ था, वहां गांव में एक कार्ड रखा हुआ था हमारे गांव के एक अनुसूचित जात और एक मल्लाह का। तो उस मल्लाह के कार्ड को मैंने देखा, उसमें अम्बेडकर छपे हुए हैं, उसके बाद गौतम बुद्ध छपे हुए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वैचारिक रूप से कितना परिवर्तन आ रहा है। और उसको अगर आलोक भाई उसको खारिज कर रहे हैं तो उनका अधिकार है, उसको खारिज कर सकते हैं। मैंने कहा कि मैंने जैसे एक अयोध्या विधानसभा की मिसाल देता हूँ। अयोध्या विधानसभा से अभय सिंह चुनाव लड़े एक बार, अभय सिंह जो अब गोसाईगंज से विधायक हैं सपा के, और लल्लू सिंह चुनाव लड़े, दोनों ठाकुर लड़ गए। तो अब वहां चौहनिया और क्या कहते हैं वो चल गया कि ये चौहनिया ठाकुर है और ये जो है सूर्यवंशी ठाकुर है, कैसे नहीं गोत्र चला। तो जब दो कैंडिडेट आमने सामने आते हैं तो उसका गोत्र ढूंढा जाने लगता है। जातिवाद यहाँ पे पहुंच चुका है। मैं किसी भी दावा मेरा बगैर किसी दलील के होता ही नहीं। अमीश भाई आप जानते हैं 1.5 साल से आप लोगों के साथ बैठता हूं, मैं कभी दलील के बगैर बात नहीं करता हूं। जो राजनीति की मजबूरी अखिलेश यादव की है, अखिलेश यादव की एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। एक तरफ कुआं जो है वो है, अगर वो उस रास्ते पे जाते हैं जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी पे सॉफ्ट हिंदुत्व, तो सॉफ्ट हिंदुत्व पे वो उस कुएं में चले जाएंगे। इधर खाई है, खाई में गिरने के बाद ऊपर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो खाई में गिरने के लिए तैयारी कर रहे हैं और अभी सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कुएं में, चूंकि उनके चारों तरफ दो तरह के लोग हैं जो हर वक्त उनके साथ टीम रहती है। भैया तुझ पे जाग कुर्बान जिसे मैं कहता हूं हमेशा, उसमें कोई एक नाम ले लीजिए जो बौद्धिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर किसी भी तरह से वो पिछड़े वर्ग या पिछड़ी जात या पिछड़ी। कासिम साहब थोड़ा संक्षिप्त जवाब चाहेंगे। दरअसल लखनऊ में एक हादसा हुआ है, हम उस खबर पे लाइव देना चाहते हैं। तो यहाँ जी
तो आपने ये सुना कि इस पूरे स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर अखिलेश यादव की चुप्पी के क्या राजनीतिक मायने हैं। हमने एक सवाल आपसे पूछा था यूट्यूब पर कि क्या अखिलेश यादव जानबूझकर चुप हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, तो 1000 से ज्यादा 1200 के करीब लोगों ने वोट डाला है और 69% लोगों का कहना है कि हाँ अखिलेश यादव जानबूझकर चुप हैं, जबकि लगभग 30% लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जानबूझकर चुप नहीं है, कंफ्यूज हैं या वो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सैयद कासिम साहब, कबूल अहमद, आलोक जी, अमीश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।